बुलेटिन में खुशामदीद। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटर्स का मुश्तरका इजलास हुआ। टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का जायजा लिया गया। पहले टेस्ट में बाहर बैठने वाले विकेट कीपर सरफराज अहमद को टेस्ट स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के दरमियान बाबर आजम को ड्रॉप करने के फैसले पर इख्तलाफात नजर आए। ज़राए का कहना है सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम को शामिल करना चाहती है। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्की तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह किया। चेयरमैन पीसीबी और मेंटर्स ने नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया। खिलाड़ियों के फिटनेस को भी रवा सीरीज के खत्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत की है। सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटर्स ने तजावीज दी। सिलेक्शन कमेटी मुल्तान के पिच की तैयारी में भी फैसला करेगी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा। ज़ेली कमेटी में कामरान मुर्तज़ा, अनूशे रहमान, बैरिस्टर गौहर, अली जफर और नवीद कमर शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि ज़ेली कमेटी इजलास में मुश्तरका मुसव्वदा तश्कील देने पर काम किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम से मुताल्लिक पीपी का मुसव्वदा ट्वीट में शेयर कर दिया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज भी मांग ली। बिलावल भुट्टो सोशल मीडिया पैगाम में कहते हैं, हम विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आईनी अदालत में तमाम विफाकी इकाइयों की मसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक और आईनी तशरीह से मुतालिक मसाइल हल करेगी। आईनी अदालत विफाक और बैनुल सूबाई तनाज़ात से मुतालिक तमाम मसाइल हल करेगी। तजवीज़ है कि जजेस की तकर्रुरी का अमल जो जजों के जरिए होता है खत्म किया जाए। जजेस तकर्रुरी में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी के मसावी किरदार के कायल हैं। पीपी ने अपना मुसव्वदा कुछ माह कबल हुकूमत के साथ शेयर किया। सियासी जमातों, बार एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी से भी राब्ते कर रहे हैं। अपोजिशन की सियासी जमात JUIFA के साथ मुफीद मुज़ाकरात जारी हैं। मुश्तरका मुसव्वदा तरमीम पास करने के लिए सियासी जमातों की वसी तर इत्तफाक़ राय की बुनियाद बन सकता है। मुसद्दिका इत्तलात है कि हुकूमत के पास तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू कहा, हम नहीं चाहते कि मांगे तांगे के नंबर्स हों, तमाम जमातें ऑन बोर्ड होनी चाहिए। हम चाहते हैं तरमीम पर मौलाना भी साथ चलें। हुकूमत के मुताबिक उनके पास नंबर्स पूरे हैं और हमारे पास भी रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि नंबर्स उनके पास हैं। हम नहीं चाहते मांगे तांगे वाले नंबर्स ना हो, चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो। मौलाना वेरी मच स्टेक होल्डर इन पार्लियामेंट, जहां मुस्लिम लीग होगी और पीपल्स पार्टी होगी, MQM और बाकी एलाइज होंगे, वहां हमारी पूरी कोशिश है कि मौलाना भी ऑन बोर्ड हों। शंघाई ताउन तंजीम के तारीखी इजलास की तैयारियां जारी हैं। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के साथ तैनात रहेगी। SCO इजलास के पेश नजर जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का भी फैसला किया गया है। बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए सरकर्दा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी PTI सियासत नहीं, सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। बानी PTI के तेल अवीव से रवाबित SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की कोशिशों का हिस्सा है। माजी में भी बानी PTI चीनी सदर का दौरा सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे। PTI का थिंक टैंक इस वक्त तेल अवीव में बैठा है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। PTI के अहम पॉलिसी मुशीर इसराइल में बैठे हैं। PTI को तेल अवीव से पॉलिसियां, हिदायत और हिमायत मिल रही है। बैनुल-अक़वामी लॉबिंग के लिए तेल अवीव में PTI के हैंडलर्स मुसलसल मुतहर्रिक हैं। बैरूनी कुव्वतों की PTI की इमदाद का मकसद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सिफारती तरक्की को नुकसान पहुंचाना है। जैक गोल्डस्मिथ की तौसीक बानी PTI और इसराइल गठजोड़ का सबूत है। APC में PTI की अदम शिरकत ने PTI इसराइल गठजोड़ बेनकाब कर दिया। मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशें, उन पर हमले इसराइली आशीर्वाद से किए जा रहे हैं। बानी PTI इदारों को कमजोर करके सहूनी मफादात के लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर का एहतजाज मुल्क के मफाद में नहीं, PTI पर लगे एंटी स्टेट इल्जामात को तक़वियत मिल रही है। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, बानी PTI के हक में इसराइली अखबारात में आर्टिकल छप रहे हैं। PTI इसराइली एजेंडे पर अमल पैरा है। समिट हो रहा है 15 तारीख का जो एहतजाज है, ये कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। जो इल्जाम लगता है आपके ऊपर PTI के ऊपर कि ये एंटायर स्टेट पॉलिसीज और अपना अमल कर रही है,
ان کے اس احتجاج کی کال سے اس بات کو اور تقویت پہنچتی ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنی تمام کیمپین کو پاکستان کے ریاست کو ہلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور 75 سالوں میں ہوا ہے کہ کسی پاکستان کے لیڈر کی تعریف میں آرٹیکلز لکھے جائیں اسرائیل کے اخباروں میں۔ آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، آپ اسرائیل کے ایجنڈے کو یہاں پر اس پر عمل پیرا ہے۔ نعرہ آپ نے لگا دیا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ ہمارے یہاں بھی نعرہ لگایا جاتا تھا کہ میں منزل نہیں رہنما چاہیے، وہ ہم نے رہنما ہی فارغ کر دیا، اب ہم منزل کی بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے، اس کو سیاسی پارٹی کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے، آ جائے گا، اگر غصہ نہیں رہا تو ٹائم آ جائے گا، ورنہ اکیلے کھڑے رہ جائیں گے جیسے آج ہمارے والے اکیلے کھڑے رہ گئے۔ ایس سی او کانفرنس حکومت یا پارٹی کے لیے نہیں، پوری قوم کے لیے باعث اعزاز ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کی کال مؤخر کرے، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں سعودی عرب کا اقتصادی وفد پاکستان سے مضبوط دوستی کا پیغام ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردی ملک دشمن حملہ ہے، پاکستانی عوام چین سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیاقت بلوچ نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف مسئلہ کشمیر پر قومی کانفرنس کا اہتمام کریں۔ احسن اقبال کی قیادت میں وفاقی وزراء کا وفد کچھ دیر بعد کراچی پہنچے گا۔ رافع حسین سے تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے رافع۔ دیکھیں، مسلم لیگ وفد این کیو ایم کے مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس کا دورہ اور این کیو ایم قیادت سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، گورنر سندھ کامران کشوری، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور سمیت دیگر شریک ہوں گے۔ این کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی قیادت بلدیاتی اداروں سے متعلق مسودے پر گفتگو کرے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کا وفد آئینی ترمیم کے موجودہ مسودے پر این کیو ایم قیادت کو اعتماد میں بھی لے گا۔ این کیو ایم نے وزیر اعظم سے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے ملک بھر کے بلدیاتی اداروں کے لیے اختیارات مانگے ہیں، جبکہ گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں این کیو ایم نے آرٹیکل 148 کی ترمیم کے حوالے سے جمع شدہ جو مسودہ ہے وہ بھی وزیر اعظم کو دیا تھا، تو اس پر بھی بات کی جائے گی۔ 1 بجے مسلم لیگ کا وفد جو ہے وہ کراچی پہنچے گا۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ رافع۔ پی ٹی آئی کے 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کے اعلان پر پولیس نے پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ جن رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ان میں راجہ بشارت، شہریار ریاض، راجہ وحید قاسم، عارف عباسی، راجہ راشد حفیظ اور جاوید کوثر شامل ہیں۔ پی ٹی آئی ترجمان شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ہمیں بانی کی خیریت کا نہیں پتہ چلتا تو 15 اکتوبر کو احتجاج ہوگا۔ حکومت کو لگتا ہے ملاقاتوں پر بانی پی ٹی آئی نئی ہدایات دیں گے، نیا احتجاج ہوگا۔ ملاقاتوں پر پابندی کے باوجود احتجاج کی کال تو آ ہی گئی۔ یہ لگا کہ اگر خان سے یہ ملاقات کریں گے تو خان کوئی نئی ڈائریکشن دے دے گا، کوئی نیا احتجاج ہو جائے گا۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو اس بات کا نہیں پتا بھی اگر خان سے آپ نہیں ملائیں گے تو احتجاج کی کال تو پھر بھی آ گئی، تو آپ ملا دیں، تسلی ہو جائے گی، اور پھر جو 15 کا احتجاج ہے اس پہ کوئی عمل طے ہو جائے گا۔ جتنا بڑا یہ ایشو حکومت والے بنا رہے ہیں، ٹاک شوز پہ آ کے کھپ مچا رہے ہیں، روز 4 پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کرنے کی بجائے آپ ملاقات کرائیں اور جان چھڑائیں۔ میں نے اس کی فیملی اس حد تک تنگ کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ یہ حکومت کروا رہی ہے آئینی ترمیم کے ووٹ لینے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی خیریت سے متعلق خدشات پر فوری جواب دیا جائے، احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی خیریت میرے لیے سب سے مقدم اور اولین ترجیح ہے۔ پرزور مطالبہ ہے کہ بانی سے ڈاکٹرز اور وکلاء ٹیم کی فوری طور پر ملاقات کرائی جائے، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور دیگر کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے، بانی کی خیریت بتا کر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی تشویش دور کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں، جیل ذرائع نے تردید کرتے ہوئے بتایا بانی کو جیل مینول کے تحت تمام سہولتیں دستیاب ہیں، ان کا معمول کا طبی معائنہ کیا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے 2 انگریزی اخبار بھی دیے جاتے ہیں، سیل کی بجلی ہر وقت بحال رہتی ہے، بانی پی ٹی آئی کے کھانے کے لیے علیحدہ کچن دستیاب ہے، 2 مشقتی شفٹوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کی جانب سے تھریٹ الرٹ پر جیل کی سیکیورٹی سخت کی گئی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے فلسطین اور لیبنان کے عوام کے لیے گہری وابستگی اور حمایت کا اظہار کیا، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بات کی۔ سعودی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان سعودی عرب 2 طرفہ دفاعی صنعتی فورم کا 7واں اجلاس سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔
पाकिस्तान ट्रायल सर्विसेज वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर, जबकि सऊदी वफ्द की क़यादत मुअव्वन वज़ीर दफ़ा इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी ने की। ISPR के मुताबिक इजलास में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने रॉयल सऊदी डिफेंस फोर्सेस की इस्तादाद कार में इजाफे के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई, जबकि सऊदी हुकाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफवाज की गिरां कदर खिदमत का भी एतराफ़ किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में कसीरुल मुल्की फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रील 2024 का आगाज पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल एयर बेस पर होगा। ज़राए का कहना है 2 हफ्तों पर मुहित मशकों में पाक फ़ज़ाइया के साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की फ़ज़ाई अफवाज शिरकत करेंगी। 25 ममालिक बतौर मुबस्सर शरीक होंगे। पाक फ़ज़ाइया के J-10C, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और F-16 मशकों में शामिल होंगे। सऊदी शाही फ़ज़ाइया के 6 टॉर्नेडो लड़ाका तैयारे मशकों में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंच चुके। गजा के बाद बैनुल-अक़वामी बरादरी लेबनान में भी इसराइली बमबारी रोकने में नाकाम हो गई। इसराइली तैयारों ने जनूबी लेबनान में बाजार पर बमबारी की, 8 अफराद जख्मी हुए। सऊदी फोर्सेस ने वादी बका पर भी बम बरसाए। सितंबर से अब तक इसराइल के हमलों में 1600 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। लेबनान में इसराइली फौजें मुसलसल 3 दिन से अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुनों को निशाना बना रही हैं। अमरीका समेत 40 मुल्कों ने इसराइल से अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुनान पर हमले रोकने का मुतालबा किया है। इसराइल ने सुबह सवेरे गजा पर बमबारी कर दी, 30 फलस्तीनी शहीद हो गए, 11 फलस्तीनी शुमाली गजा पर हमले में शहीद हुए। एक हफ्ते के दौरान इसराइली हमलों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। सेहूनी फौज ने एक हफ्ते से जबालिया का मुहासरा कर रखा है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी जख्मी हुए। तेल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरीन का कहना है जंग फौरी बंद करके यरगमालियों को वापस लाया जाए। ईरान ने 7 अक्टूबर के हमलों में मुलव्वस होने से इनकार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब का कहना है कि तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन को ईरान से जोड़ने के इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं। दोहा में मुकीम हमास के अहदेदारों का कहना है कि ऑपरेशन के बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था। ऑपरेशन की मनसूबाबंदी गजा में हमास के अस्करे विंग ने की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुफिया दस्तावेजात के हवाले से यह दावा किया है कि हमास 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले में ईरान और हिजबुल्लाह को शामिल करना चाहती थी। जुलाई 2023 में हमास के आला अहदेदार ने लेबनान में ईरानी कमांडर से मुलाकात की, हसास मकामात पर हमला करने में मदद की दरख्वास्त की, लेकिन सीनियर ईरानी कमांडर ने ताउन से इनकार किया। कहा ईरान और हिजबुल्लाह असूली तौर पर साथ हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के वाज़ेह जवाब पर हमास ने समझ लिया कि उसके इत्तेहादी सिर्फ हिमायत ही करेंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है दुनिया में दहशतगर्दी आम है, कुरान दुनिया में दहशतगर्दी के खात्मे का वाहिद हल है। बादशाही मस्जिद में खिताब करते हुए उनका कहना था कि कुरान पाक ने एक इंसान के कत्ल को इंसानियत का कत्ल करार दिया। आज हम देखते दुनिया में दहशतगर्दी है। अगर कोई इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल किया, सारे इंसानियत का कत्ल किया है। तो दहशतगर्दी का हल कुरान मजीद में, तो बेइंसाफी का हल कुरान मजीद में। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं की गई और सिर्फ एक ग्रोह के लिए नहीं, लेकिन सारी इंसानियत के लिए। और यहाँ पर आपको बताएं कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 14 से 17 अक्टूबर तक दौरा करेंगे पाकिस्तान का, और इस दौरे के दौरान उनके हमरा एक आला सतह का वफ़द भी होगा जिसमें तिजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन और चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के वुज़रा और हाई ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे। पाक चीन वुज़राए आज़म ताल्लुकात के तमाम पहलुओं बशमूल इक्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और सी पैक के तहत ताउन पर जामे बातचीत करेंगे, और इसके साथ साथ दोनों में वफूद की सतह पर बातचीत भी होगी, और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म ली क़ियांग अपने अपने वफूद की क़ियादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दोनों फरीक़ैन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बातचीत करेंगे, जबकि इस दौरे के दौरान चीनी वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान चीनी वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं और पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे, जबकि इस दौरे के दौरान ही चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास में भी शरीक होंगे।
اور ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم لی کا یہ جو دورہ پاکستان ہے یہ چین اور پاکستان کی جو آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے اس کی اہمیت کا آپ بتا رہے تھے اس حوالے سے راجہ محسن اجاز، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈرم کا ردھم، گٹار پر گھومتی انگلیاں، سرتال سے دلوں کی تیز ہوتی دھڑکنیں اور گیتوں کا جادو، یہ سب ہوا عالمی ثقافتی میلے کے 70ویں دن۔ مزید احوال چاند نواب کی رپورٹ سے جانیے۔ آرٹس کونسل کراچی میں جاری 38 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کا 17واں دن بھی ثقافتی سرگرمیوں میں بھرپور رہا۔ پہلے جان ایلیا ہال میں دھمال ہوا، پھر ڈرم، گٹار، پیانو، ہارمونیم اور دیگر آلات موسیقی سے پھوٹتے سروں نے حاضرین پر سرو طاری کیا۔ فیصل جٹ، فقیر ذوالفقار، عبد الرحمان ساجد نے اپنی محصور کن آوازوں کا جادو دکھایا۔ اسپین کے فنکار بھی مشرقی رنگوں میں ڈھل گئے۔ عالمی ثقافتی میلے کے 18ویں روز ملکی اور بین الاقوامی ڈانس گروپ پرفارم کرے گا۔ استاد نصرت فتح علی خان کا آج 76واں یوم پیدائش ہے۔ فن قوالی کو نئی جہت سے روشناس کرانے والے نصرت فتح علی خان کی قوالیوں نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ فنی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کے علاوہ کئی دیگر ملکوں نے بھی انہیں اعزازات سے نوازا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آواز نیوز۔